हेलो एवरीवन। वेलकम टू केजीएसआईएस। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर ओ रिवीजन सीरीज। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर ओ रिवीजन सीरीज में हम क्या करेंगे, वी विल रिवाइज द होल सिलेबस थ्रू पीवाईक्यूज। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 से ज्यादा पीवाईक्यूज को सिलेक्ट किया है, क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। और इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर के दोनों के क्वेश्चन होंगे। तो लगभग स्टैटिक में भी आपको 1300-1400 क्वेश्चन मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उन सबको कवर किया गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने इसमें डाली है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आर ओ रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है आदित्य बाजपेयी एंड यू आर वॉचिंग केजीएसआईएस। लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा। जैसे आप यहां पर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप सोचना है। देन उसके बाद जो है आपको प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपको खुद ही एसेस करना है कि आपका दिया हुआ आंसर सही था या फिर गलत था। ठीक है, ये आपको एसेस करना है। लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। भारत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। दूसरा क्या है, इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फेयर। ठीक है, हो सकता है सही हो। अब तीसरा पढ़ते हैं, होल ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन। पूरा का पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मध्याह्न रेखा और गोलार्ध का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा चौथा स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, चौथा एकदम सही, क्योंकि हाँ 82 डिग्री 30 मिनट का ही उपयोग हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन भारतीय मानक समय, टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, दूसरा आता है मतलब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं आगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये क्या है, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। हमें पता है भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, मतलब पूरा का पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। भारत का कुछ हिस्सा समशीतोष्ण क्षेत्र में भी है, यानी कि टेम्परेट जोन में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आप इसी के बेसिस पर ही देख सकते हैं आंसर। अगर तीसरा गलत है तो ये और ये नहीं हो सकता। चौथा सही है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी ही होना चाहिए। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे, इंडिया बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको पता है इंडिया फिफ्थ नहीं, सेवेंथ लार्जेस्ट है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 एंड 4। एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में जितनी भी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो क्वेश्चन के बियॉन्ड जाकर के आपको हेल्प करेंगे। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन बनाया है इसको आप पढ़ें। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कवर करता है बाकी के क्वेश्चन को, कवर अदर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इट कवर्स अदर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आर ओ के मेंस के पेपर में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ होल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का पूरा विस्तार कितना है, ये 6 डिग्री 45 सेकेंड सॉरी मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे अगर 6 डिग्री 45 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत जो है इंडिया ट्रॉपिकल में भी लोकेटेड है और टेम्परेट में भी लोकेटेड है। क्योंकि टेम्परेट में क्या होता है, अगर कोई भी 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66 डिग्री साउथ के बीच में आ रहा है कुछ भी, तो वो टेम्परेट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट
मतलब ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो यहाँ से अपना एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को तो समझ ही पाएंगे कि क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई वो तो लिखा ही हुआ है, उसके बियॉन्ड भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन। ठीक है, भारत का विस्तार इनके बीच है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या भारत से 0 डिग्री होकर के जा रहा है, यानी कि क्या भारत से भूमध्य रेखा, इक्वेटर, क्या इक्वेटर भारत से होकर के जा रही है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नहीं, इक्वेटर भारत से होकर के नहीं जाती। भारत के बीच में से 23.5 डिग्री नॉर्थ होकर के जाती है, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के बीच में से होकर के जाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होकर के नहीं जाती है। तो अगर 0 डिग्री नहीं होकर के जा रही है और भारत कहां पर स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। यदि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसका क्या मतलब होगा कि भारत का जो विस्तार होगा या एक्सपेंशन होगा वो हमेशा नॉर्थ में होगा। तो जहां कहीं भी साउथ लिखा हुआ है वो अपने आप ही स्टेटमेंट गलत हो गए। ये ऑप्शन दोनों के दोनों ए और बी गलत हो गया क्योंकि इसमें साउथ लिखा हुआ है। तो सही क्या होगा? सी सही होना चाहिए। भारत 8 डिग्री 28 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ के बीच में स्थित है। ठीक है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आप देख सकते हो, अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, दिस वन, तमिलनाडु। ठीक, यहां पर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। तो ये तो हमारा हो गया लैटिट्यूड की जब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्षांश की जब हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग देशांतर देखेंगे यानी कि लॉन्जिट्यूड देखेंगे तो लॉन्जिट्यूड में क्या है? भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। यानी कि इंडिया इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में, साथ ही कहां पर है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेटेड है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है इंडिया कहां पर लोकेटेड है तो आप आराम से यहां से बता सकते हैं। ठीक है, अब एक फैक्ट और आपको याद रखना है, वो यहां पर लिखा गया है। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है, जो हम लोगों ने अभी देखा। लेकिन अगर आपसे भारत का विस्तार पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कितना है, तब आपको क्या बताना है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यानी कि अगर हम लोग सिर्फ मुख्य भूमि की बात करेंगे, यानी कि तमिलनाडु तक हम लोग, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी तक अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित उसको लेकर के, तब क्या होगा? देन द लैटिट्यूडनल एक्सपेंस इज बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको पीपीटी में मिल जाएगी, यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेम जो चीजें मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, बिल्कुल यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको नीचे लिंक इसका मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, आप बताइए। आपको पॉज करना है, सोचना है, फिर आपको बताना है कि किन में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, मैं सीधे आंसर पे आता हूं। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 इंडियन स्टेट से होकर के जाती है। सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और अगर आप ईस्ट से देख, आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको ये 8 स्टेट के नाम याद रखने हैं। अब आप ऊपर क्वेश्चन में आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर झारखंड दिया हुआ है, तो झारखंड आपका आंसर होगा। उड़ीसा से होकर के नहीं जाता है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाता है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं जाता है, तो ये आपका आंसर
ठीक है, तो तीसरे का आंसर होगा बी। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का कई बार पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? माही नदी। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? आपको बताना है विश्व में वो कौन सी नदी है जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तथा विश्व में वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये दोनों चीजें आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय मानक समय मेरिडियन इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, तो किस में से होकर के नहीं गुजरती है? अब आपको ये बताना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो कौन से स्टेट हैं जहां से IST यानी कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होकर के गुजरती है। ठीक, तो कहां कहां से होकर के गुजर रही है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। यही हमारे स्टेट है 5। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनमें से ही होकर के जाती है। तो किस में से नहीं होकर के जा रही है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, सी, महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के करीब देशांतर पर स्थित है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अब ये आंसर जानने के लिए आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली किस लॉन्जिट्यूड पे है और दिल्ली के आसपास कौन से सिटीज हैं। ठीक, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। देखते हैं इसको। देखो बेंगलुरु, पहले हम लोग दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 76 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से लेकर ईस्ट से 77 डिग्री 22 मिनट ईस्ट तक। और बेंगलुरु में भी क्या है? 77 डिग्री ही है, आप देख पा रहे होंगे। जबकि हैदराबाद में और नागपुर में और पुणे में थोड़ा सा कम या ज्यादा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होना चाहिए बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सबसे पास में है दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलमेर। ठीक, अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां पर है? पॉइंट कैलिमियर कहां पर है? रामेश्वरम कहां है? कन्याकुमारी कहां है? मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक, वैसे इसका आंसर है सी, सी यानी कि इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब हो सकता है आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट तो पता हो लेकिन नदर्न मोस्ट पॉइंट ना पता हो। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर है इंदिरा कोल। कोल का मतलब क्या होता है? पास, पास। ठीक है, तो इंदिरा कोल, इंदिरा पास लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है, वो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वेस्ट की तरफ वो है गुहार मोती, गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? ईस्ट की तरफ वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है। ठीक, इंदिरा पॉइंट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसमें हमें ज्यादातर कोशिश करनी होती है कि हम अगर एक दो स्टेटमेंट भी जानते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता है कि पहले दूसरे तीसरे में कौन सा गलत है, तो आप आसानी से ये जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि ये स्टेटमेंट क्या ये गलत हो सकता है या फिर ये सही है। तो ज्यादातर अगर आपको गलत मालूम पड़ गया तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो।
तो फोकस हमारा होना चाहिए कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको हम लोग पकड़ने की पहले कोशिश करें, ताकि हम लोग एलिमिनेशन आराम से लगा सकें। खैर, अब हम लोग असम को देखते हैं। क्या असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है? तो असम की सीमा भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान और नेपाल दोनों से लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से लगती है, बिल्कुल लगती है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है। आप मैप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आप असम को देख रहे हैं, पहले हम लोग असम को देखते हैं। असम, असम की सीमा बांग्लादेश से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट, और ये तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया, नहीं पहला हो गया। दूसरा आते हैं वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल को देखिए, वेस्ट बंगाल कहाँ तक है? ये पूरा का पूरा, ये वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा भूटान से भी लग रही है, बांग्लादेश से भी लग रही है, नेपाल से भी लग रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इवन सिक्किम से भी लग रही है। ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब हम लोग ऊपर आते हैं। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसको भी देख लेते हैं। मिजोरम जो है हमारा, ये रहा मिजोरम, इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लग रही। हाँ, ये वाला पार्ट हमारा बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक। आपको ये याद रखना है। आप इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से भी लग रही है, यहाँ पर क्या है? चाइना है, और यहाँ पर म्यांमार है। तो तीनों से ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली सिक्किम की सीमा देखेंगे तो नेपाल से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है, और यहाँ पर चाइना है, चाइना से भी लग रही है। तिब्बत तिब्बत है, तिब्बत से भी लग रही है। ठीक। तो मैप आपको याद रखना है। मैप पर अगर आप पकड़ होगी तो इस तरीके की क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद नेबरिंग कंट्रीज। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उसके पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में विस्तार इस प्रकार है। अब ये आपको बताना है। ये बताने के लिए, ठीक है, फर्स्ट मैं तो आपको सीधे आंसर बता रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे? आंसर तक पहुंचेंगे खुद से। फिर उसके बाद आप जो है आगे का वीडियो देखेंगे। ठीक। हम लोग सीधे चलते हैं एक टेबल की तरफ, जहां पर वो सारी कंट्रीज और उनके बॉर्डर लिखे हुए हैं। तो सबसे लंबा बॉर्डर भारत के साथ किसका है? वो है बांग्लादेश का। ठीक है। बांग्लादेश के बाद किसका है? उसके बाद है हमारा चाइना का बॉर्डर है। फिर पाकिस्तान का है, फिर नेपाल का है, फिर म्यांमार का है, फिर भूटान का है, फिर उसके बाद लास्ट में अफगानिस्तान का है। भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कहाँ, मतलब किस कॉरिडोर के थ्रू मिलता है? वो है वखान कॉरिडोर। इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, वखान कॉरिडोर। ठीक है। अच्छा, इसी कॉरिडोर से याद आया, ये जो है, दिस वन, आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, इसको कौन सा कॉरिडोर बोला जाता है? इसको हम लोग चिकन स्नैक भी बोलते हैं, बट इसका एक नाम भी है। ठीक है। वो क्या है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया नॉर्थ की ईस्ट के साथ में कनेक्टेड है। तो ये जो कॉरिडोर है ये इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है हमारा। एक तरफ लिस्ट में हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ हमें दिया गया है टाइम पीरियड। ठीक है। तो यहां पर दिया गया है टाइम पीरियड। तो हमें बताना है कि ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो किस टाइम पीरियड पर बने थे। ठीक है। ये हमें बताना है इसमें। करेक्ट। अब आते हैं एक एक करके, इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेक्कन ट्रैप्स को। ठीक है। डेक्कन ट्रैप्स कब बने थे? डेक्कन ट्रैप्स तब बने थे जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर के गुजर रहा था, और इंडिया वाज मूविंग नॉर्थवर्ड, इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। तो जब वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव कर रहा था, तब बने थे हमारे डेक्कन ट्रैप्स।
अरावली क्या है? अरावली आर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अभी तो खैर अरावली न्यूज में भी थे। अरावली आर फोल्ड माउंटेन, यानी कि ये वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत। अरावली क्योंकि बहुत ज्यादा इरोड हो चुके हैं, इसीलिए इनको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इरोजन बहुत ज्यादा हो गया है इसमें, अपक्षय पर्दन बहुत ज्यादा हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, करेक्ट। खैर, अब एक एक करके, वैसे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग इसका क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट, डेक्कन ट्रैप्स कब बने? क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में, जब इंडिया वॉज मूविंग नॉर्थवर्ड, और इंडिया इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर के जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट कब बने? वेस्टर्न घाट बाद में बने, लेट सेनेजोइक एरा में। ठीक है, अरावली माउंटेन बहुत पहले, प्री कैम्ब्रियन, सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है अरावली। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरिया एरा। नर्मदा तापी अलुवियल डिपॉजिट कब आया? प्लेस्टोसीन इपॉक। ठीक है, प्लेस्टोसीन इपॉक, हिंदी में भी यही सारे नाम होंगे। ठीक है, क्रस्टेशियन, लेट सेनोजोइक युग, प्री कैम्ब्रियन युग एंड प्लेस्टोसीन युग, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें आपको ज्यादा और कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो है रटना है कि करेक्टली मैच जो है वो क्या होगा, कैसे होगा, ओरिजिन उसका कहाँ है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप, क्रेटेशियस इयोसीन, ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर। ये 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार करें। ठीक है, अब विचार करने के बाद आपको करना क्या है कि उपरोक्त भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताना है। तो साउथ टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस बताना है आपको इन रिलीफ फीचर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ में क्या होगा, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिलीफ फीचर्स का सही क्रम आपको बताना है, सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले इसमें ना हम लोग मैप देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने मैप देखा, अब इस मैप में हमें क्या दिख रहा है? ये एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने। पीर पंजल है सबसे पहले, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद जंस्कर है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद काराकोरम है। तो ये चीज तो हम लोगों ने देख लिया कि जंस्कर या जस्कर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जंस्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, यानी कि 134 आना चाहिए। 134 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। 134 यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। अब जिस किसी ने भी धौलाधार रेंजेस नहीं पढ़ी हैं, तो धौलाधार रेंजेस कहाँ है? वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, अगर आपको ऊपर की 3 रेंजेस लद्दाख की पता है तो भी आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड जंस्कर आर ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर क्या है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जबकि धौलाधार रेंज जो है वो लेसर या मिडिल हिमालय में है, तो वो नीचे की तरफ होगी। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के बनने से पहले बन गए थे, प्री हिमालयन पीरियड के हैं ये। ठीक है, और हिमालय इसके बाद बने थे। और हिमालय में भी क्या है? पहले ग्रेट हिमालय बना, ग्रेट हिमालय बना, फिर उसके बाद हमारा मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद लेसर हिमालय या फिर शिवालिक बने हैं। ठीक है, किस किस युग में बने थे? ये ओलिगोसीन में बना है। ठीक है, ये मायोसीन में बना है। ठीक है, ये प्लायोसीन में बना है। आपको ये याद रखना होगा। शिवालिक प्लायोसीन में, मिडिल मायोसीन में, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय ओलिगोसीन में। ठीक है, ओलिगोसीन युग में बने। ठीक, ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कई बार यूपी पीसीएस ने, आयोग ने पूछा है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक, ट्रांस हिमालय, के बनने से पहले। ठीक है, जब हिमालय यूरेशिया से नहीं टकराया था तब। बट है भी ट्रांस हिमालय भी क्या है? दीज आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, ये भी वलित पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंजेस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन देखते हैं,
ग्रेटर हिमालय की तलछटी में जीवाश्म नहीं थे। ठीक है, देखो, जो हमारे ग्रेटर हिमालय है उसमें जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं। और ये फॉसिल्स भी कौन से फॉसिल हैं? ये मरीन फॉसिल हैं, यानी कि समुद्री जीव के फॉसिल हैं। ये जीवाश्म भी समुद्री जीव के हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रेटर हिमालय ये किससे बना है? ये टेथियस सी से बना है। जो टेथियस सी था वो फोल्ड हो गया, और उसी के फोल्ड होने की वजह से क्या बना था? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज ये हमारा क्या है, ये इंडिया था। ठीक है, और बीच में क्या था? टेथियस सी था। और इस तरफ क्या था? इस तरफ था हमारा यूरेशिया। अब क्या हो रहा है? इंडिया मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक, जैसे जैसे इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो हमारा जो टेथियस सी होता है ये भी मूव करता है, और ये सबडक्ट हो जाता है यूरेशिया के नीचे। और जैसे ही टेथियस सी सबडक्ट होता है, सबडक्शन के साथ में ये यहाँ पर क्या बनाता है? दे फॉर्म अ फोल्ड माउंटेन। और इसी फोल्ड माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर धीमे 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 जब इंडिया मूव करता रहता है, इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करता ही रह रहा है, तब क्या होगा? टेथियस सी खत्म हो गया, और इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली इंडिया यूरेशिया से टकरा गया। तो जब इंडिया यूरेशिया से टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा? कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, इंडिया, और साथ में यहाँ पर क्या होगा? से यूरेशिया। ठीक है, दिस इज इंडिया। अब यहाँ पर क्या है? यूरेशिया। ट्रांस हिमालयन रेंजेस थी। अब जैसे ही इंडिया यूरेशिया से टकराएगा, एक नई रेंज, माउंटेन रेंज बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिमालय। अब क्योंकि ये जो हिमालय बन रहे हैं, ये टेथियस सी के सबडक्शन, जो टेथियस सी था वही अपलिफ्ट हुआ है, उसी की वजह से बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमने देखने को मिलेगा मरीन फॉसिल, यानी कि समुद्री जीवों के जीवाश्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है कि फॉसिल लेस, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा आता है, आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मरीन लिविंग फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालयास, यानी कि लेसर हिमालय की तलछटी चट्टानों में समुद्री जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, हाँ पाए जाते हैं, लेसर हिमालयास में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, बाहरी या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 3 नहीं भी पता था, लेकिन अगर आपने ये जरूर पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली सबने पढ़ा होता है, बहुत बेसिक है पहला स्टेटमेंट, कि सेडिमेंट्री रॉक जो ग्रेटर हिमालयाज में है उनमें फॉसिल मिलते हैं। और कैसे फॉसिल हैं? वो समुद्री जीवों के ही फॉसिल हैं। तो पहला अगर आपको मालूम पड़ गया कि गलत है, तो आप आसानी से अपने आंसर यानी कि बी ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और ओवरऑल आपको क्लैरिटी भी मिल गई होगी। अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा अरावली। इसको हम लोग देख भी चुके थे, और अरावली के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? कब बना था ये? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। ठीक, तो ये भी हमें याद रखना। और किस तरीके का है ये? फोल्ड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत। किस तरीके के पर्वत है ये? वलित पर्वत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ? ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट्स में या वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है। क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, ताकि आपको आसानी हो इस क्वेश्चन को करने में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं मैप। मैप में देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे
ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं, उनका लोकेशन क्या है? तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नल्लामला हिल्स, दिख रहा है? नल्लामला हिल से आप जब साउथ की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा पालकोंडा रेंज, ठीक। फिर आपको दिख रहा होगा जवाड़ी हिल्स, जवाड़ी हिल्स के बाद आपको दिख रहा होगा शेवरॉय हिल्स, ठीक है। आप लास्ट में देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी हिल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स वो एरिया जहाँ पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स के साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा अनाईमलाई हिल्स, ठीक। फिर उसके साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा कार्डमम हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स। आपको ये ओवरऑल लोकेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से है ईस्टर्न घाट्स में मेनली, कि वहां पर जो पाई जाने वाली रेंजेस हैं उनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिखाना है नॉर्थ एंड गोइंग साउथ। तो नॉर्थ में हमने सबसे पहले क्या देखा था? नल्लामला हिल्स, ठीक है, नल्लामलाई हिल्स। फिर उसके बाद हमने देखा था जवाड़ी हिल्स था, फिर हमने देखा नीलगिरी था, फिर उसके बाद था हमारा अनामलाई हिल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आपसे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, कि नलामला, पालकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय, अगर इसमें ही मान लो ऑप्शन दे दिया जाए इन्हीं चार में तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। यही हमारा मोटो है इन क्लासेस का, कि एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करें अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ताकि आप करें तो सिर्फ 1500 क्वेश्चन रिवाइज, लेकिन वो असलियत में 10,000 से ऊपर निकले, आपको इतना ज्ञान हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन। यहां पर भी हमें क्या करना है, इन भू आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाना है, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। आपको क्या करना है, आपको वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस में इन रिलीफ फीचर्स को अरेंज करना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग वापस से अपने मैप की तरफ आते हैं और अब हम लोग मैप में क्या देखेंगे, हम लोगों ने ईस्टर्न घाट देख लिया था, हम लोगों ने इवन जम्मू कश्मीर में भी देख लिया था, ठीक है, जंस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में जो हमारी रेंजेस हैं उनको एक बार देखते हैं। अब हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, अरावली रेंज, जिसको लेकर के अभी बहुत न्यूज में भी है अरावली, कि अरावली के जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। खैर सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया अपने डिसीजन को, ठीक है। अब अरावली रेंज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा प्लेट्यू। फिर उसके बाद आप देखो मालवा के नीचे क्या है, विंध्यन रेंज है, विंध्या, दिख रहा है आपको, विंध्यन रेंज, ठीक। फिर उसके बाद आप विंध्या के नीचे देखोगे आपको दिखाई देगा सतपुड़ा, दिखाई दे रहा होगा सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी होकर के जा रही है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक नर्मदा नदी होकर के जा रही है, ठीक है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से, विंध्या और सतपुड़ा क्या है, दे आर ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, फोल्ड नहीं है, वलित पर्वत नहीं है ये। विंध्या सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। अरावली फोल्ड माउंटेन थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं। आपको गुजरात में क्या दिखाई दे रहा है, गिर रेंज दिखाई दे रही है, गिर रेंज, ठीक है। गिर रेंज क्यों फेमस है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लायंस। तो ये सिर्फ एक अकेली ऐसी जगह है जहां पर अभी भी लायंस मिलते हैं, एशियाटिक लायंस मिलते हैं, बाकी हर जगह से खत्म हो चुके हैं लायंस। आगे बढ़ देंगे हम लोग। सतमला हिल्स दिख रहा है, ग्वालीगढ़ हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स, मैकाल रेंजेस, रामगढ़ हिल्स एंड राजमहल हिल्स। और इनके बीच में, रामगढ़ राजमहल के बीच में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, ठीक। लोकेशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आप इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो ये गारो, खासी एंड जैंतिया कहाँ है, ये है मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन, हाँ ये रहा। अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा महादेव सबसे पहले था, उसके बाद मैकाल था, मैकाल के बाद आपने देखा छोटा नागपुर प्लेट्यू था, ठीक है। खासी कहाँ पे था, मेघालय में था, तो ये मेघालय सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 2 3 एंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, आपको क्या देखना है, पेयर्स को करेक्टली मैच करना है।
कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे है, इन्होंने कहा। ठीक है, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट में है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। वापस एक बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे मैप की तरफ। मैप हम लोग ये वाला ही देख सकते हैं। ठीक, इसमें आएंगे। आप सबसे पहले देखो कि महादेव हिल्स ये कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में है, ये एकदम सही है। ठीक, फिर उसके बाद आप अगले ऑप्शन पे आओ। ठीक, ये वाला सही हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो आप, कार्डमम हिल्स कोरोमंडल कोस्ट पे लिखा हुआ है, जबकि कार्डमम हिल्स हम लोगों ने पढ़ा है कि वो कहां पर थे। आप इस पर आओ वापस से, कार्डमम हिल्स यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये कहां पर है, मालाबार कोस्ट लिखा है, कोरोमंडल कोस्ट तो इस तरफ है, क्या यहां पर कार्डमम हिल्स है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहां पर है, मालाबार कोस्ट में है। तो ये वाला ऑप्शन भी, कार्डमम हिल्स वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कि ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया गलत। तो पहला अगर गलत है, और तीसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन बी या सी में कुछ हो सकता है। अब ये वाला देखते हैं, चौथा मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, कैमूर कहाँ है, कैमूर हिल्स बिहार में, कोंकण कोस्ट में नहीं है। दूसरा भी हमारा क्या है, दूसरा भी गलत है। ठीक, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखी गई हैं। आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ब्लॉक पर्वत है। फिर उसके बाद आते हैं, ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेट्यू। पूर्वी ढलान धीरे धीरे नीचे की ओर जाता हुआ पठार है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है, नदन सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा। उत्तरी भाग लावा बेसाल्ट से ढका हुआ है। ठीक, अब वेस्टर्न घाट जो है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये एकदम सही है। ठीक है, हमेशा याद रखना, वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स दे आर ब्लॉक माउंटेन। जबकि हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि ईस्टर्न घाट्स, वो क्या है, वो हमारे हैं फोल्ड माउंटेन। ये क्या है, वलित पर्वत। और ये क्या है, दीज आर ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड आते हैं, ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेट्यू। ये बिल्कुल सही है। इसका जो पूर्वी ढलान है, वो धीमे 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 नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जाता हुआ एक पठार है, तो दूसरा भी सही है। नदर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी इसका आंसर है, 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये जो लावा आया था बसाल्ट से जो कवर, ये कब आया था, जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर के जा रहा था। ठीक है, तब ये लावा आया था। और उसी की वजह से क्या बना, हमारा डक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम दिए गए हैं, और पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो आप किस नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा, अगर ये आपको नाम नहीं भी याद है, आप बस ये देखो कि उत्तर से दक्षिण आना है। क्या हम लोगों ने नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स अभी नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने अभी मैप देखा, तो उसमें हम लोग ये देख चुके हैं। तो आप सिर्फ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स को लगाकर का लोकेशन जान करके भी इसमें आंसर कर सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि लोकली नाम क्या है वेस्टर्न घाट का। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सह्याद्री इसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, गोवा में। नीलगिरी तमिलनाडु, फिर उसके बाद अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, ये भी केरला में है। ठीक, केरला तमिलनाडु। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी एंड पंचमढ़ी, ये आपको व्यवस्थित करना है। एक एक पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सीधे कि क्या है, क्योंकि ये माउंटेन पीक्स जो है, आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं। दिस इज
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला क्या है, पंचमढ़ी 1067, महेंद्रगिरी का कितना है 1501 मीटर, और अनाईमुड़ी का कितना है 2695, गुरु शिखर का है 1722। क्या इसके बेसिस पर आप इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं माउंटेन पीक्स को असेंडिंग ऑर्डर में। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th। यहां पर हमें क्या करना है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो मैच द फॉलोइंग हमें करना है। पहला हम लोग को देखते हैं तमिलनाडु, इसमें हाईएस्ट पीक हमें बतानी है। ठीक, अब राजस्थान में बतानी है, नागालैंड में बतानी है, और मध्य प्रदेश में बतानी है। राजस्थान का हमें पता है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अरावली, अरावली यानी कि गुरु शिखर पीक। तो बी का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बी का 3 आपने देखा वो कहां पर मौजूद है, वो यहाँ पर है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको याद रखना चाहिए, तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो टेबल बना करके दी है, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको दोनों लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, अब इसमें वैली दिया हुआ है और स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है इसमें जो वैली आपसे पूछी गई, यानी कि आपसे जो घाटियां पूछी गई और राज्य पूछे गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी घाटियां और राज्य हैं, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी तो पॉसिबल है, हो सकता है आपसे उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यही चीज है, क्वेश्चन हमने एक रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एक टेबल दे दी गई है। इस टेबल में जितनी भी इंपॉर्टेंट वैली हैं हर एक स्टेट की, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन, लगभग सारा का सारा पोर्शन जो है कवर रहेगा। और इतना आप याद करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट का दिया हुआ। ठीक, तो खैर वापस आते हैं इस पे, क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग सिर्फ अभी ये जो 4 वैलीज यहाँ पर दी हुई हैं, घाटियां दी हुई हैं, सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, आपको खुद से करना है। ठीक, फर्स्ट देखते हैं मारखा घाटी, मारखा वैली, ये कहाँ पर लोकेटेड है, मारखा है जम्मू कश्मीर में। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का 3। फिर देखते हैं जूकू घाटी, जूकू घाटी कहाँ है, ये है नागालैंड में, तो बी का 4। फिर उसके बाद सांगला घाटी, सांगला घाटी है हमारी हिमाचल प्रदेश में, तो 2। युमथांग घाटी, युमथांग है हमारी सिक्किम में, 3421, 3421, डी इज द आंसर। क्या आसान था। बाकी जितनी भी घाटियां हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दी हुई हैं, आप यहाँ से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें लोकेशन भी ऐड कर दी है, घाटियां हैं साथ में उसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन जो है वो भी एडेड है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि एग्जैक्ट उनका लोकेशन क्या है। आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, आप यहाँ से इन सभी को जरूर रिवाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा नहीं है। दर्रा का मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आपने पढ़ा होगा, ये वेस्टर्न घाट में ही है। लेकिन जो खैबर पास है, जो खैबर दर्रा है, ये कहाँ है, ये हिंदू कुश में है, ये यहाँ पर नहीं है, वेस्टर्न घाट पे नहीं है। ये कहाँ पर है, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस में है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 22 का आंसर सी होगा। ठीक, आपको एक चीज जरूर पढ़नी है, थाल घाट किस किस को कनेक्ट करता है, मुंबई नासिक को कनेक्ट करता है, पाल घाट केरला तमिलनाडु को कवर करता है। ठीक, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन जो है बनते हैं। सिमिलरली भोर घाट आपका मुंबई और पुणे को लिंक करता है, ये क्वेश्चन बन चुका है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट केरला और तमिलनाडु, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलक्कड़ गैप। पाल घाट को ही क्या बोलते हैं, पलक्कड़ गैप।
इसी गैप से होकर के मॉनसून एंटर करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी वही चीजें हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी घाटियों वाले सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पास दिया गया है, साथ में दिया गया है स्टेट यानी कि राज्य। वहां पहले क्या दिया हुआ था, घाटियां दिया गया था और राज्य दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर जो है, उसके साथ में हम लोगों ने क्या किया है, आपको एक टेबल दिया है। इस टेबल में आप क्या देख सकते हैं, सारी घाटियां मेंशन है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी तक पूछी हैं या फिर आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं। आप डायरेक्टली यहां से जाकर के सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, खैर हम लोग वापस आते हैं और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बाकी जो पास है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं, लिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहां से हम लोग कर लेंगे। पहले बनिहाल पे आते हैं। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ए का आंसर क्या होगा? ए का 3 होना चाहिए। ठीक है, फिर नाथुला पे आते हैं। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नीति पे। नीति कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये हो गया 2। फिर शिवकीला कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर इसका होगा 3 1 2 4, यानी कि आंसर है हमारा बी। बी इज द आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ग्लेशियर्स के ऊपर है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर और रिवर के साथ में कनेक्ट करना है। ये निम्नलिखित जोड़ों को देखना है कि कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी होकर के निकलती है। ठीक, आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में हम लोगों ने आपको सारे के सारे ग्लेशियर और उनसे निकलने वाली नदियों का नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक, आप यहाँ से सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, खैर वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला क्या है? बांदरपुंज, यमुना, ये एकदम सही है। फिर उसके बाद आते हैं बाड़ा सिगरी। तो बाड़ा सिगरी में क्या होगा? चेनाब, ये बिल्कुल सही है। ठीक, फिर उसके बाद मिलाम से मंदाकिनी, नहीं ये गलत है। ठीक, आप बताइए मिलाम से कौन सी नदी होकर के निकलती है? फिर उसके बाद आते हैं सियाचिन। सियाचिन से नुब्रा, ये सही है। ठीक, ये एकदम सही है। फिर उसके बाद आते हैं जेमू। जेमू से मानस, नहीं ये गलत है। जेमू से तीस्ता नदी होकर के निकलती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए 1 2 4। तो मिलाम से कौन सी नदी होकर के निकल रही है, वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखो, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यास। अभी हम लोगों ने अरावली विंध्या सेंट्रल इंडिया के सारे हिल्स को देखा था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्लेट्यू अरावली और विंध्या के बीच में है। तो वहां जो हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था? मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू की लोकेशन क्या थी? अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? ये अरावली से तो बहुत दूर है। डेक्कन प्लेट्यू तो विंध्या के भी साउथ में है। पेनिनसुलर प्लेट्यू तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, वो भी विंध्या सतपुड़ा के साउथ में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हो मालवा प्लेट्यू लिखा हुआ है, ये बीच वाला पार्ट है। ये किसके बीच में? अरावली और विंध्या के बीच में। तो अरावली विंध्या के बीच में हमें क्या दिख रहा है? मालवा प्लेट्यू। अच्छा, यहाँ पर जितना भी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये मैं पढ़ते हुए नहीं चल रहा हूँ, बिकॉज अगर वो पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। बट जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आपको वो ध्यान में रखना है। बट जब आप रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करते टाइम आपको ये पढ़ना जरूर है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको एक टेबल मिल गई है और इस टेबल में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने लिख दी है। ताकि अगर मालवा प्लेट्यू के अलावा कुछ भी पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बघेलखंड है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि भारत की
तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा आप स्क्रीन को रोक सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप कुछ देर रुकेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आप वीडियो को प्ले करेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे और खुद मैच करेंगे कि आपके बताए हुए आंसर से ये आपका आंसर कितना सही था या फिर गलत था। ठीक है, खुद से आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, क्वेश्चन के साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा और आप आसानी से किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। जंजीरा, तो हाँ बिल्कुल ये पश्चिमी तट पर ही स्थित है, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है। सेकंड उडुपी, तो उडुपी भी है। ऑरविल, ऑरविल नहीं है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, एक और दो। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, जंजीरा कहाँ है? ये है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उडुपी कहाँ है? उडुपी इज इन कर्नाटका। ये दोनों के दोनों कहां पर लोकेटेड हैं? ये दोनों के दोनों लोकेटेड हैं वेस्टर्न कोस्ट में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑरोविल कहां पर है? ऑरोविल है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट कहां पर है? ईस्टर्न साइड पर है। देन नेक्स्ट तूतीकोरिन, तूतीकोरिन भी कहां पर है? इट इज इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी कहां होगा? ईस्टर्न कोस्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि आपको मैच करना है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको वैली दिया गया है, लिस्ट टू में आपको स्टेट दिया गया है। ठीक है, पहले आपसे पूछा गया दीघा, गोपालपुर, कलंगुट, देन मरीना। ठीक है, तो वैली नहीं, यहां पर बीच होना चाहिए था। ठीक है, बीच, तो बीच दिया गया है और आपसे करस्पॉन्डिंग स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा दीघा कहाँ है? दीघा जो है वो बीच है आपका वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर, गोपालपुर कहाँ है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आते हैं कलंगुट। कलंगुट आपका कहां पर है? इट इज इन गोवा। मरीना, मरीना बीच जो है फेमस बीच है। ठीक है, इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी, 2341। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, यहां पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बीच है और वो किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, उन सब की लिस्ट दी हुई है। आप यहां से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों को पता होगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 10 डिग्री तो हमें मालूम पड़ गया, 10 डिग्री के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चैनल है जो कि हमें पता होने चाहिए। 10 डिग्री चैनल हम लोगों ने देख लिया कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? मिनिकॉय और मालदीव को। ठीक है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 6 डिग्री चैनल अलग करता है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड को, और साथ में यहां पर आपको क्या मिलेगा? सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको मिलेगा ये 6 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रन आइलैंड को ये अलग करता है। अगर आपसे लोकेशन पूछा जाए तो लोकेशन आप बता सकते हैं, इट इज इन साउथ ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक, लास्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसके बीच में है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में।
सोम्ब्रेरो चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल है आपका कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में। ठीक, तो ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन क्या है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब आपको ये जरूरी नहीं है कि जैसे दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जरूरी नहीं कि आपको ये पता ही हो। अगर आपको ये पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, साथ में अगर आपको ये पता है कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत, सॉरी, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाल ही में 1991 के बाद भी बैरन द्वीप जो है, बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्ट हुआ है, वो फटा है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो अगर ये तीसरा गलत होगा तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए, वन ओनली। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है, आप उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप द्वीपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन लिखा हुआ है, यह द्वीप समूह छोटे मूंग मूंगा द्वीपों से बना है, यानी कि कोरल आइलैंड्स हैं ये। ठीक है, यानी कि ये क्या है? कोरल आइलैंड्स है। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनद्वीप। पहले इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे पर आते हैं। तीसरा बोल रहा है कि आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक, आपने अगर इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया के मैप में क्या है? कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पर है, तमिलनाडु। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय कहाँ पर है? वो यहाँ पर स्थित है। तो क्या ये पास में है कोरोमंडल कोस्ट से? नहीं। अंडमान एंड निकोबार बोला जाता तो अंडमान निकोबार पास होता कोरोमंडल कोस्ट से, ना कि लक्षद्वीप। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 31 का बी, 31 का बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है आइलैंड और लोकेशन, और आपको इसमें क्या करना है? दोनों को मैच करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आइलैंड जो है विजयंत शोधर। अब पूछा गया है कि लोकेशन क्या है विजयंत शोधर की। तो आपको पता होगा विजयंत शोधर जो है वो कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है पीरम। पीरम कहाँ है? ये गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी कि गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में है। ठीक, द्वारका। द्वारका कहाँ है? द्वारका है कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर के तट पर है। दीव कोस्ट ऑफ काठियावाड़। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 3421, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर और आकार के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर और आकार के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अब आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? राजस्थान आना चाहिए। तो फर्स्ट पे राजस्थान आना चाहिए। तो ए और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। राजस्थान के बाद कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो वो कहां पर है? सी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, राजस्थान, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्य की सीमाओं को छूता है।
विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप बताइए, डी उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के सीमाओं को छूता है और एक यूनियन टेरिटरी की सीमा को छूता है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लिस्ट करके बताइए वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36। उसमें आपसे पूछा है कि द टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी लाइज डिवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ, पुडुचेरी का क्षेत्र इन राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के बीच में बटा हुआ है। तो 36 का आंसर क्या होगा? सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक, आप यहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु में क्या है, पुडुचेरी आप देख रहे होंगे, कराईकल ये तमिलनाडु में है। केरला में देख रहे होंगे आप, एक आउटपोस्ट है माहे, माहे भी पुडुचेरी यूटी का ही हिस्सा है, लेकिन वो केरला में है। ठीक है, आंध्रा में आप देख रहे होंगे यनम, यनम भी पौंडीचेरी पुडुचेरी का ही हिस्सा है, बट वो है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है ट्राइब्स और वो कहाँ पाई जाती है, मतलब उनका लोकेशन क्या है, तो आपको मैच द फॉलोइंग करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइब देखते हैं जरावास। जरावास कहाँ मिलता है? अंडमान और निकोबार में। तो ए का 4 होगा। तो अगर ए का 4 होगा तो आपको आंसर तो सीधा यहां से दिख जा रहा है कि आंसर बी होगा। खैर, आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। कुकीज कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलते हैं। कुकी और मेती आपने सुना होगा, अभी करंट अफेयर में भी काफी चर्चा में रही कुकी जनजाति। खैर, थारू, थारू कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि थारू दिवाली को शोक की तरह मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही थारू पाए जाते हैं। गोंड सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर 37 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अच्छा, यहां पर एक लिस्ट आपको दे दी गई है कि हर एक स्टेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलती हैं। आपको क्या करना है, इसको कई बार रिवाइज करना है। आप डायरेक्टली इसी लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन में वो यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट आप लोग पढ़ ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्राइब और रीजन, अगेन उसी तरीके का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ट्राइब देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, जरावाज हम लोगों ने पढ़ा था। सेंटिनलीज ट्राइब भी जो है अंडमान निकोबार में ही मिलती है। सेंटिनलीज ट्राइब भी जो है अभी कुछ साल पहले न्यूज में थी। एक अमेरिकन थे, वो गए थे सेंटिनलीज को जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने के लिए। सो सेंटिनलीज ट्राइब ने आ, उन्हें नहीं आने दिया, उन्हें मार दिया। ठीक है, वो नहीं पहुंच पाए वहां तक, तो न्यूज में था ये। तो डी का 1 होगा। तो आप देख सकते हैं डी का 1 कहां पर है? ए और सी में है। खैर, आगे और मैच करके देखते हैं। आपने बिरहोर पढ़ा होगा। बिरहोर ट्राइब जो है, बिरहोर ट्राइब कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। भूटिया, भूटिया ट्राइब कहाँ मिलती है? सिक्किम में मिलती है। टोडा बहुत फेमस ट्राइब है, टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब मिलता है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का ए। ठीक है, 38 का ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि देवप्रयाग, देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। कह रहा है देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। आप बताइए क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट सही है। आगे लिखा हुआ है कि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर, ये भी सही है। ठीक है,
थर्ड स्टेटमेंट, अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती, ये भी एकदम सही है, अलकनंदा बद्रीनाथ से ही होकर के बहती है। ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट, केदारनाथ इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट सीट एस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य, केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ माना जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, केदारनाथ नहीं है, जोशीमठ है सबसे बड़ी पीठ। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया। आंसर क्या होगा इसका, उत्तर क्या होगा, ए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये वाला फिगर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस वाले फिगर से आपको कई सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा जरूर आते हैं, ये पंच प्रयाग के ऊपर, कि किन नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये है अलकनंदा। तो अलकनंदा और धौलीगंगा जहां मिले वहां क्या बना, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिले वहां क्या बना, प्रयाग। फिर अलकनंदा और पिंडर गंगा जहां मिले वहां क्या बना, कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिले वहां क्या बना, रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा और भागीरथी जहां मिले वहां क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। अलकनंदा कहां से निकल रही है, बद्रीनाथ से। और मंदाकिनी कहां से निकलती है, केदारनाथ से। भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पंच प्रयाग आपको याद होना चाहिए, इस पे कई सारे क्वेश्चन भी बन चुके हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, खैर आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज में गंगा के निचली धारा में मिलने वाली हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, with reference to Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? ठीक, सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं, मैप से हमें ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, गंगा। उसके बाद रामगंगा, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा गोमती नदी है, गोमती के बाद घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है। तो हमने ये देख लिया कि गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद कोसी नदी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे कि बी हमारा सही आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने हाल फिलहाल में पूछा हुआ है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आयोग यूपीपीसीएस भी कई बार पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये मैप आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट जाना है। अगेन हम लोग सहारा लेंगे मैप का। आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा, हमें यमुना नदियां, यमुना की सहायक नदियां देखनी है, कौन कौन सा दिया हुआ था, हमसे पूछा गया था बेतवा, केन, सिंध और चंबल। ठीक है, आपको यहाँ पर बेतवा दिख रही होगी, आपको चंबल दिख रहा होगा, हमें वेस्ट टू ईस्ट आना था, मतलब ऐसे जाना था, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो चंबल सबसे पहले है, फिर उसके बाद है बेतवा। ठीक है, चंबल फिर उसके बाद बेतवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, चंबल फिर उसके बाद बेतवा। ठीक, ये किस में दिया है, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में। तो अगर आपको सिर्फ चंबल और बेतवा भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 4 एंड 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 4, 3, 1, 2, ए इसका आंसर है। ठीक, मान लीजिए इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर आपको सारी नदियां नहीं भी पता, आपको एक दो भी पता है, तो आप अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए, जितना भी आपको पता है उसके बेसिस पर ही। ठीक है, इसमें आप एक और चीज ध्यान देंगे, चंबल को हर एक ऑप्शन में, जो गलत ऑप्शन है उसको में लास्ट में रखा गया है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि चंबल वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले चंबल ही पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले इसमें क्या पड़ रहा है, चंबल ही पड़ रहा है। ठीक, तो अगर आपको ये पता है कि चंबल सबसे पहले पड़ेगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ठीक है, 42 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिवर्स है अरुणाचल प्रदेश की,
ठीक है। कौन कौन सी ये रिवर्स जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, कि ऊपर दी गई नदियों में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बराक जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, और दोनों ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। तो बराक कहां से होकर के बहती है, बराक मणिपुर से होकर के बहती है। ठीक है, तो बराक कहां से है, मणिपुर, मणिपुर। ये बाकी की दोनों दोनों दीज आर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियां हैं, किसकी हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है कि नदियां और उसके उत्पत्ति का क्षेत्र, रिवर्स एरिया ऑफ ओरिजिन, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। कावेरी, तो कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं साबरमती, साबरमती कहां से निकलती है, मेवाड़ हिल से। ठीक, ताप्ती, ताप्ती कहां से निकलती है, सतपुरा रेंजेस से। दामोदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। करेक्ट, समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी, सी इसमें सही कोड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहां पर आपको मिल जाएगी एक लिस्ट, एक टेबल। इस टेबल में आपको क्या मिल जाएगा, सारी रिवर्स और उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो आप यहां से डायरेक्टली जो है देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको डिस्कस करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिवर का। ठीक है, और वो भी करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, उन इन नदियों का उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है, अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है। ठीक, तो अगर आपको पता हो तो गोदावरी का मतलब, अगर हम लोग दक्षिण की नदियों की बात करेंगे तो दी गई नदियों में गोदावरी सबसे लंबी है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा है, फिर महानदी, फिर तापी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 44 का बी। ठीक, आपको बस याद रखना है कि गोदावरी सबसे बड़ी है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर उसके बाद तापी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, कि यहाँ पर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें नॉर्थ टू साउथ जाने पर क्या ईस्ट करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, ओके, अब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। सुबर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वाई गई। अब इतनी सारी नदियां दी गई हैं। अब ये नदियां दी गई हैं तो सबसे पहले हमें मैप देखना पड़ेगा, मैप के बेसिस पर ही हम इसको जज कर पाएंगे, बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुबर्ण रेखा कहाँ है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो नदी है ये है सुबर्ण रेखा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी, तो आपको दिख रहा होगा ये नदी जो है ये महानदी है। ठीक, उसके बाद गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को लोकेट कर पा रहे हैं आप। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गोदावरी है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये कृष्णा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा कावेरी है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी। देन उसके बाद आपको देखना है पेन्नार कहाँ है, तो दिस इज पेन्नार। फिर लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये रिवर है वाईगई। अब अगर आप इसको नॉर्थ से साउथ के अरेंजमेंट में लगाएंगे तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चन आप बिना मैप के नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे मैप्स को एक्सप्लेनेशन में ही रख दिया है, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आप इनके अलावा भी जितनी नदियां दी गई हैं उनके बारे में भी जान लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में मैच द फॉलोइंग है, आपको दोआब बताना है, साथ में किस किन रिवर्स के बीच में वो दोआब लोकेटेड है ये बताना है। ठीक है, बिस्ट, बिस्ट दोआब किसके बीच में है, ये जो क्वेश्चन है
इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको पता है कि ये दोआब का नाम कैसे रखा गया। तो बिस्ट नाम जो है ब्यास और सतलज को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक। जैसे बारी, अब बारी दोआब जो है, बारी का मतलब क्या हो गया, राबी। बारी का मतलब हो गया ब्यास और राबी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। रचना, रचना मतलब रवि एंड चेनाब। छज, छज का मतलब चेनाब एंड झेलम, ठीक है। ये जो नदियों के नाम है उनका इनिशियल्स को लेकर के उसको जोड़ करके ही दोआब के नाम रखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 46 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने मैप दिया हुआ है एक बहुत अच्छा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहाड़ी दोआब, रावी, और ये ब्यास है, ब्यास के बीच में। रचना दोआब, ये चेनाब और रावी के बीच में, ठीक है। जच दोआब, झेलम और चेनाब के बीच में, ठीक। तो आपको ये याद रहेगा। इसी तरीके से ये बिस दोआब सतलज और ब्यास के बीच में, ठीक। तो आप यहाँ से इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैप्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पढ़िए आप लोग इसे एक बार। यहाँ पर क्या करना है, हमें नदियां और उनके स्रोत क्षेत्र को आपस में मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहाँ से मतलब उनसे कौन सी नदी निकलती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को किया जा चुका है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां से निकलती है कावेरी, ठीक। फिर उसके बाद वेरी नाग झरना, वेरी नाग स्प्रिंग, उससे निकलता है हमारा झेलम, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां से निकलती है सुबर्ण रेखा, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक और नदी पढ़ी थी छोटा नागपुर प्लेट्यू से, वो कौन सी थी, दामोदर। सो दामोदर सुबर्ण रेखा दोनों ही छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुबर्ण रेखा को सुबर्ण रेखा क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से इसे सुबर्ण रेखा कहा जाता है, ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि नदियां और उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी दी है आपको, नदी दी गई है, तो आपको इसका मिलान करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेतवा, ठीक है। तो बेतवा जो है, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा है यमुना की ट्रिब्यूटरी, तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक। यहीं से हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ए जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ बी में दे रखा है। खैर आगे भी देख लेते हैं। शिप्रा ये है चंबल की ट्रिब्यूटरी, वाई गंगा, वाई गंगा है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, और तवा है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके लिए यहाँ पर एक मैंने बना दी है टेबल, और इस टेबल में जितनी भी नदी हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको मिल जाएंगी। साथ में मैंने ओरिजिन और सोर्स भी डाल दिया कि कहाँ से वो नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं और सारी नदियों को रिवाइज कर सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो आपको दिया गया है शहर, और वो शहर किस नदी पर लोकेटेड है। तो आपको पता है जबलपुर नर्मदा पर बिल्कुल सही है, हैदराबाद कृष्णा पे बिल्कुल गलत है। हैदराबाद किस नदी पर लोकेटेड है, वो है मूसी नदी। किस पर है, मूसी नदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा गया था, तो उत्तर होगा बी, ठीक। अब आपको यहां पर भी एक टेबल मिल जाएगी, जितनी भी सिटीज हैं और वो किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड हैं, किस नदी के किनारे पर लोकेटेड हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये टेबल यहाँ पर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये स्टेट वाइज दिया गया है, हर एक स्टेट की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और वो किस नदी पर लोकेटेड है वो यहाँ पर दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है, आपको इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है, और इसमें वाटरफॉल को लोकेशन के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूध सागर।
तो दूध सागर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोवा में। फिर उसके बाद आते हैं बरकाना। बरकाना कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग खांडाधार। खांडाधार कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। पलानी कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो 50 का उत्तर क्या होना चाहिए? 50 का आंसर होगा बी, 4123। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, स्टेट हॉट स्प्रिंग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में तप्ता पानी है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, बिल्कुल सही है। गुजरात में नारायणी है, बिल्कुल गलत है ये। इसका आंसर क्या होगा? डी, नॉट करेक्टली पूछा था। नारायणी कहां पर है? राजस्थान में है। नारायणी इज इन राजस्थान। ठीक। अच्छा, एक और याद रखना, तप्ता पानी उड़ीसा में है, लेकिन अगर तत्ता पानी लिखा हो तो ये कहां पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि तत्ता पानी लिखा है या तप्ता पानी लिखा है। तप्ता पानी लिखा हो तो उड़ीसा में है, तत्ता पानी लिखा हुआ है तब वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। 52 आपसे पूछा गया है कि वेटलैंड दिया गया है और आपको लोकेशन दी गई है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि कितने पेयर इसमें से सही मैच हो रहे हैं। ठीक, तो आप बताइए, होकेरा वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है? होकेरा वेटलैंड क्या पंजाब में है? नहीं, होकेरा वेटलैंड कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, रेणुका वेटलैंड कहां पर है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल ही सही है। रुद्र सागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा में, ये बिल्कुल सही है। सस्तम कोट्टा लेक कहाँ पर है? क्या वो तमिलनाडु में? नहीं, वो कहाँ पर है? केरला में है, केरल में है। ठीक, तो इसमें क्या है, सिर्फ दो ही पेयर सही हुए, दो ही जोड़े सही हुए, तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल दो जोड़े, ओनली टू पेयर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। यहाँ पर भी आपको लेक्स और वेटलैंड मैंने एक जगह पर दे दी है, आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सी वेटलैंड कहाँ पर या इंपॉर्टेंट लेक कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। तो यानी कि अगर हम लोग भारत में देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? वार्षिक वर्षा यानी कि एनुअल रेनफॉल कम होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून विंड्स अंदर की तरफ आते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, तो धीमे धीमे क्या होता है कि उनका मॉइस्चर कम होने लगता है। तो मॉइस्चर लॉस की वजह से क्या होगा कि एज द विंड्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, दे विल लूज द मॉइस्चर, क्योंकि बारिश हो चुकी होगी पहले ही। तो जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा तो क्या होगा? बारिश भी कम होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। पहले को फिर से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मॉनसून की अवधि डिक्रीज करती है सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया की तरफ। बिल्कुल सही है, क्योंकि नदर्न इंडिया में सबसे पहले मॉनसून आता है और सबसे बाद में मॉनसून जाते टाइम भी वहीं से होकर के वापस जाता है। तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए मॉनसून कहाँ रहेगा? सदर्न में। और जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो जो मॉनसून की अवधि होगी, ड्यूरेशन होगा, वो क्या होगा? कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो उत्तर क्या होगा? सी, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। 54, देखिए, हो सकता है कि आरओ में भी आपसे इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपसे इंडियन ओशन डाइपोल या फिर अल्नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ला नीना पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि 2026 जो हमारा साल है, 25-26, ये लानीना का साल था। इसी वजह से इस बार इतनी ठंड पड़ रही है भारत में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लानीना का इम्पैक्ट क्या होता है, अल्नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है भारत पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खैर, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
भारतीय मॉनसून की भविष्यवाणी करते समय कभी-कभी खबरों में जिक्र किए जाने वाले इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है कि आईओडी घटना की विशेषता उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि आईओडी की घटना जो होती है, ये पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच के तापमान के अंतर में होती है, ना कि पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत महासागर। तो क्या अंतर कहाँ होता है? पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर, ना कि प्रशांत महासागर। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा क्या है? एक आईओडी घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आईओडी की घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि अल नीनो को ये कमजोर कर दे या फिर अल नीनो के प्रभाव को बढ़ा भी सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर आईओडी पॉजिटिव है, अल इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इससे गुड मॉनसून होता है, गुड मॉनसून होता है। लेकिन अगर आईओडी नेगेटिव है तो इससे क्या होगा? बैड मॉनसून होगा। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर मान लो आईओडी पॉजिटिव है, गुड मॉनसून, और इसी टाइम पर अल्नीनो भी आ जाए, तो अल्नीनो की वजह से क्या होता है? निगेटिव, बैड मॉनसून। ठीक है, यू कैन राइट बैड मॉनसून। तो आईओडी का इंपैक्ट और अल्नीनो का इंपैक्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैसा हो जाएगा? नॉर्मल मॉनसून होगा, नॉर्मल रेनफॉल होगी। तो इस तरीके से आईओडी जो है वो अल्नीनो पर इंपैक्ट कर सकती है। मान लो कि आईओडी भी निगेटिव हो गया, अल्निनो भी आ गया, तो मॉनसून की हालत और भी खस्ता हो जाएगी, क्योंकि आईओडी निगेटिव से बैड मॉनसून होता है, अल्निनो से भी बैड मॉनसून होता है, तो उस समय सूखे की स्थिति हो सकती है। ठीक, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब अल्नीनो आता है, जब अल्नीनो होगा, तो उस टाइम पर पॉजिटिव आईओडी ही होता है और ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं, एक दूसरे के इंपैक्ट को कम करते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, हर बार सही नहीं होगा, लेकिन जनरली दिस हैपेंस कि जब भी अल्नीनो आएगा तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी बनता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन सकता है कि अल्नीनो और लानीना का भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट चेक हो सके, आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ सके, अगर वो नहीं है तो। खैर, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेट स्ट्रीम ब्लो अक्रॉस एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालयस पैरेलल टू तिब्बतन हाईलैंड। बिल्कुल सही है। और ये कौन सी जेट स्ट्रीम होती है जो कि हिमालय के पैरेलल बहती है? ठीक है, ये होती है नॉर्थ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये कौन सी होती है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये पैरेलल बहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड जेट स्ट्रीम इनटू नदर्न एंड सदर्न ब्रांचेस। बिल्कुल सही है। और इसी सदर्न ब्रांच की वजह से क्या होता है? इंडिया में आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, यानी कि समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं। और ये टेम्परेट साइक्लोन कहां से आते हैं? मेडिटेरेनियन रीजन से आते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से आते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। थर्ड, नदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन विंटर वेदर। नहीं, नदर्न ब्रांच की वजह से नहीं कुछ भी रोल होता है। किसकी वजह से होता है? सदर्न ब्रांच की वजह से होता है। और वो रोल क्या होता है? टेम्परेट साइक्लोन्स का आना। और इसी टेम्परेट साइक्लोन के आने की वजह से क्या होता है? विंटर में रेनफॉल होती है। हम लोग देखते हैं ना कि रेनफॉल होती है सर्दियों में, तो वो किससे होती है? टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है, समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वजह से होती है। इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है। वो क्वेश्चन आपको क्या आंसर करना है कि जब कभी भी समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो नाइट टेम्परेचर यानी कि रात्रि का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? नाइट टेम्परेचर इंक्रीज बाय, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, अपने प्रीलिम्स में, आरओ एआरओ में भी पूछा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो हो गया ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले असर्शन हम लोग पढ़ते हैं, अभिकथन पढ़ते हैं। लिखा हुआ आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन आगरा में जनवरी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग में ये केवल 4 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको ये बताना है कि भाई ऐसा क्यों है कि आगरा और में ये तापमान जनवरी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि दार्जिलिंग में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब कारण पढ़ते हैं। कारण में लिखा हुआ है कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और पतली हवा के कारण पहाड़ों में जगहें मैदानों की तुलना में ठंडी होती हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है। मैंने एनवायरनमेंट की क्लास में भी आपको बताया है कि अभिकथन और कारण, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत अच्छी ट्रिक होती है। वो क्या होता है, आप पहले असर्शन को पढ़िए, अभिकथन को पढ़िए, और फिर कारण को पढ़िए। लेकिन अभिकथन को पढ़ने के बाद कारण को पढ़ने से पहले बीच में लगा दीजिए बिकॉज, क्योंकि। और अगर जब आप वो पूरे सेंटेंस में पढ़ेंगे आपको लगता है कि वो सही साउंड कर रहा है तो ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, whereas it is only 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। बिकॉज, ठीक है, रीजन को पढ़ने से पहले बिकॉज, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर, प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स। अब अगर आप ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं आर और ए दोनों सही है, और आर जो है वो बिकॉज एकदम सही लिखा हुआ है, वो व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57, 57 नंबर क्वेश्चन। इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। तो भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल यानी कि बारिश मुख्य रूप से किससे होती है? हम सबको पता है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से होती है। सॉरी, साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। मैंने गलती से नॉर्थ वेस्ट बोल दिया। किससे होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से होती है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोरोमंडल कोस्ट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है, तो उत्तर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कैसे होती है? ये हमारा इंडिया, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैसे आता है? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और वो कहां पर सबसे ज्यादा बारिश करता है? यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पे। और तमिलनाडु के कोस्ट पे सबसे ज्यादा बारिश करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए भारतीय शहरों का उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के घटते क्रम में सही क्रम है? अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक शहर का सामान्य वार्षिक वर्षा का डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल हर एक सिटी में कितनी है। बिल्कुल नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है, हम लोग इसको याद कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जब कभी भी हम लोग भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वार्षिक वर्षा घटती है। ठीक, ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब वही चीज यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या पड़ेगा? कोलकाता। फिर क्या पड़ेगा? पटना। फिर क्या पड़ेगा? दिल्ली। ठीक है, कोच्चि हमारा कहाँ है? कोच्चि हमारा इधर कहीं होगा, केरल में। तो सबसे पहले मॉनसून भी कहाँ हिट करता है? केरल के कोस्ट पे करता है, कोच्चि में करेगा। ठीक, फिर हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि कोलकाता, पटना और दिल्ली। अब हमें एक चीज पता है कि जैसे जैसे हम लोग कोलकाता से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो हमारा रेनफॉल कम होता जाएगा। तो कोलकाता के बाद पटना आना चाहिए, पटना के बाद दिल्ली आना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, कोलकाता के बाद पटना, पटना के बाद दिल्ली। और ये भी हमें पता है कि कोच्चि में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि कोच्चि जो है केरला में है। केरला में सबसे पहले मानसून आता है, तो जहां पे सबसे पहले मानसून होगा आएगा, सबसे पहले बारिश भी वहीं पर होगी। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? आसान है, डी। ये सारे क्वेश्चन आपके ओवरऑल ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए होता है। ये बिल्कुल ये चेक नहीं करता है कि आप इतना सारा डेटा याद कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कहाँ पर मॉनसून सबसे पहले आता है,
मानसून कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, और उसकी वजह से कहाँ-कहाँ पर कैसे बारिश होती है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग देखते हैं, ये आपसे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और क्षेत्र। ठीक, मैंगो शॉवर ये कहाँ पर होते हैं? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं ब्लॉसम शॉवर, ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं केरल में। नॉर्वेस्टर ये चलता है पश्चिम बंगाल में। लू पंजाब और बिहार में। ठीक है, आसान हो गया ये, तो उत्तर क्या होगा? सी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में ये जो क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का है। तो जैसे हम लोगों ने पहले अभिकथन और कारण सॉल्व किया था वैसे ही करते हैं, पहले अभिकथन पढ़ते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में तमिलनाडु का तट सूखा रहता है। अब हम लोगों को पता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्यों? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु का तट जो है उसमें बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, वहां किसमें होती है? उसमें होती है उत्तर पूर्व मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होगा? वो सूखा रहेगा, तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग कारण पढ़ते हैं। कारण में लिखा हुआ है कि तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, और यह मानसून की के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। बिल्कुल ये भी सही है। अब अगर आपको ये जानना है कि ये सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप उसी तरीके से पढ़ लीजिए कि अभिकथन क्योंकि कारण, बस इस तरीके से। तो हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में तमिलनाडु का तट सूखा रहता है, क्योंकि तमिलनाडु का तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है, और यह मानसून के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में आता है। तो बिल्कुल सही है ये। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर है डी। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है 61, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ठीक, भारत के निम्नलिखित में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं हम लोग। 62 में आपसे पूछा गया है कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहां पर बनाया गया? ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, यार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है कि देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या, तो इसका आंसर क्या होगा? लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे, अब क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ से सॉइल शुरू हो गया है। ठीक है, सॉइल्स के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने मॉनसून के इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आयोग कुछ पूछ सकता है। अल्नीनो पर जो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है वो हम लोगों ने इंडियन ओशन डाइपोल में कवर कर लिया था। अब आते हैं हम लोग सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है, तो अभिकथन पढ़ते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, पता है हमें, सही है। ठीक है, दूसरा रीजन पर आते हैं। रीजन में लिखा गया है कि दे आर रिच इन हमस, इन्हें हम इनमें हमस की मात्रा अधिक होती है। हमें पता है हमस की मात्रा तो भारत में किसी भी मिट्टी में अधिक है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम है। तो सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सी हमारा सही उत्तर होगा। यार आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक, तो फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ये आमतौर पर लाल रंग की होती है। दे आर जनरली रेड इन कलर। ठीक, सही है ये, पता है हम लोग को कि हाँ ऐसा ही होता है। दे आर जनरली रेड इन कलर। दूसरा, दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटास, नाइट्रोजन और पोटास से भरपूर होते हैं। भारत में कोई भी मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से भरपूर नहीं। इवन भारत में पोटास है ही नहीं, पोटेशियम बेयरिंग रॉक्स ही नहीं है।
और नाइट्रोजन में तो सारी की सारी डेफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत, राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक और केरल में है। ठीक, तो तीसरा भी गलत। तो अगर आप ये देख लें कि दूसरा तीसरा गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया, सी हमारा आंसर हो गया। ठीक, चौथा क्या है कि टेपियोका और काजू इन मिट्टी में अच्छे से उगते हैं, तो बिल्कुल चौथा हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो क्या है। ठीक, 65 क्वेश्चन में यही पूछा गया है। अब एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होगा, फिर शीट इरोजन होगा, फिर रेल इरोजन होगा, फिर गली इरोजन होगा। बिल्कुल सही है। स्प्लैश इरोजन कब होता है? जब रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल जब आकर के पड़ती है, ठीक है, जब बूंदे पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्प्लैश होता है। उस स्प्लैश की वजह से क्या होगा? टॉप लेयर टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज डिस्टर्ब्ड, दिस कॉजेस सॉइल इरोजन। फिर क्या होगा? शीट इरोजन, जब ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, तो बारिश होने के बाद क्या होगा? शीट इरोजन में पूरी की पूरी मिट्टी की जो टॉप लेयर होगी वो बह जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीट इरोजन। रिल इरोजन का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं मिट्टी, जो हमारी मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें। गली इरोजन क्या होता है? यही रिल्स जो होते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गली बन जाती हैं, गली इरोजन। एट लास्ट यहाँ इसके बाद क्या बनेगा? बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है, जो कि हम लोग चंबल में देखते हैं, चंबल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, बैडलैंड टोपोग्राफी कहाँ मिलती है? चंबल। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि नदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय हैव अ थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू सदर्न स्लोप। ठीक, तो इनका कहना है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में घनी वनस्पति आवरण है। ठीक है, मान लो कि अगर हम लोग देखते हैं कि ये हिमालय है, ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा, इस तरफ क्या होगा? साउथ होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ का साइड है, ये वाला जो साइड है, यहां पर क्या है कि घनी वनस्पति है। ये तो गलत है। हमें पता है कि घनी वनस्पति कहाँ है? वो है सदर्न स्लोप में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सन एंगल, बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट। पढ़िएगा एस्पेक्ट क्या होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। अब जो हमारा सदर्न स्लोप है, वहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, नदर्न स्लोप्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसी वजह से क्या होगा कि सदर्न स्लोप्स में वी हैव थिकर वेजिटेशन। नदर्न स्लोप पे ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? वी हैव आइस। ठीक, इन द नदर्न स्लोप। सदर्न साइड पे दक्षिणी ढलानों में क्या मिलेगा? घनी वनस्पति। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? ये असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये कह रहा है उत्तरी ढलानों में ज्यादा है, तो गलत हो गया। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, रीजन रीजन सही है। सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय रिसीव मोर रेनफॉल देन द नदर्न स्लोप, तो ये बिल्कुल सही है। सदर्न स्लोप ज्यादा रेनफॉल आता है उसमें, रादर देन नदर्न स्लोप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमारा क्या है? हिमालय है, मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज हिमालय। अब हिमालय में क्या होगा? मॉनसून आया, मॉनसून कहाँ टकराएगा? मॉनसून यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगी? बारिश होगी, तो रेनफॉल होगा। और ये कौन सा साइड है? दिस इज सदर्न साइड। और ये कौन सा है? ये है हमारा नॉर्दर्न साइड। क्या नदर्न साइड तक मॉनसून पहुंच पा रहा है? तो नदर्न साइड तक मॉनसून नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहाँ पर रह रहा है? सदर्न साइड पे। तो इसीलिए सदर्न साइड पे ज्यादा बारिश होगी और नदर्न साइड पे बारिश होगी ही नहीं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा गया है कि ये कैनाल प्रोजेक्ट है और उनकी लोकेशन आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक है, सही ढंग से मेल नहीं खाता। ठीक, तो आपको पता होगा कि जवाई प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। वो कहाँ पर है? जवाई प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, जवाई नदी पर। और जवाई नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? जवाई नदी लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लूनी
रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है, उस पर है, तो वो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, तो 67 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछ रहा है कि कैनाल दिया गया है, आपको रिवर्स दी गई, आपको मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। ठीक है, तो आपको बताना है अपर बाड़ी दोआब कैनाल कहाँ है, तो इसका सही मिलान क्या होगा? फोर, रवि। ठीक, फिर उसके बाद सरहिंद कनाल कहाँ है? सरहिंद जो है वो किस पर है? वो सतलज पे है। गुड़गांव कनाल कहाँ पर है? वो है हमारी यमुना पर। इंदिरा गांधी कनाल सतलज, ब्यास एंड रावी पे है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 4, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तीन बांध दिए गए हैं, बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, ये तीनों नर्मदा नदी से संबंधित हैं। बाण सागर आपका नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। बाण सागर कहाँ पर लोकेटेड है? ये सोन नदी पे। ठीक है, सोन नदी पर लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं हम लोग। ठीक, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किन स्टेट्स की, राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में आपको रिवर्स और डैम्स दिए गए हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। ठीक, अब देखते हैं कावेरी। तो कावेरी के ऊपर कौन सा बांध बना है? मेट्टूर। ठीक है, फिर उसके बाद कृष्णा, कृष्णा पर कौन सा है? अलमट्टी। ठीक, नर्मदा, नर्मदा के ऊपर कौन सा है? सरदार सरोवर। चंबल पे कौन सा है? गांधी सागर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी, 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, 72 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कितने हैं भारत में। ठीक है, तो भारत में कितने हैं? 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि कितने हैं, तो 20 है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये याद रखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन है। तो उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ 3 क्लाइमेटिक जोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने, ओवरऑल 15 क्लाइमेटिक जोन है भारत में, उसमें से कितने क्लाइमेटिक जोन अ, उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो वो 3 है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश को खुद को 9 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको भाषा प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान देना है कि क्या पूछा है। अगर ये पूछा गया है कि भारत के कुल क्लाइमेटिक जोन्स में से कितने उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, तो 3 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है, तब उत्तर होगा 9। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि सीमांत भूमि जोत का आकार कितना होता है? साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग। आसान है, 1 हेक्टेयर से कम को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक टेबल, यहाँ पर सारा कुछ दिया है कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग कितना होता है, सेमी कितना होता है, सेमी मीडियम कितना होता है, मीडियम कितना है, और बिग लैंड होल्डिंग कितना है। यार आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछ रहा है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एवरग्रीन क्रांति शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन ने किया। अभी कुछ महीनों पहले एम एस स्वामीनाथन नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, किसने ये टर्म क्वाइन किया था। ठीक, तो आपको याद रखना चाहिए, आप यहाँ से पढ़ भी लीजिएगा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। फिर हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। और बहुत अच्छी टेबल भी आपको मिलेगी इस क्वेश्चन को करने के बाद, जहां से आपके इस तरीके के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। पूछा गया है कि ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, फिशरीज के प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन। फर्टिलाइजर वाले को क्या बोलते हैं? ग्रे रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उर्वरक
ग्रे रिवॉल्यूशन फिशरीज ब्लू, मिल्क के लिए क्या होगा व्हाइट, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन उसके लिए है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक। अब ये टेबल की मैं बात कर रहा था। इस टेबल में आपको क्या मिलेगा कि हर एक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है और उसके जनक कौन थे। आपको ये भी याद रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको पता ही होगा एम एस स्वामीनाथन। व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आपको पता होगा वर्गीज कुरियन। लेकिन इनके अलावा भी ये सारे जनक आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक। तो जितनी भी अभी तक रिवॉल्यूशंस हुई हैं जो इंपॉर्टेंट रही जिस पे क्वेश्चन आ चुका है या आ सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आपको करनी है। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब टू केजीएस आईएएस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।